नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप न्यूज फॉर नेशन पर। देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव के चुनावी नतीजे सामने आ गए हैं, लेकिन चर्चा बिहार की सीट की हो रही है क्योंकि पूर्णिया की रुपौली सीट ने एक बार फिर से सबको चौंका दिया है। लोकसभा के चुनाव में यहां पर पप्पू यादव ने कमाल दिखाया, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव जीत करके आ गए। तो जब रुपौली में उपचुनाव हुआ तो वहां पर जदयू के कलाधर मंडल और तेजस्वी यादव की आरजेडी कि बीमा भारती चुनाव हार गई हैं और वहां पर एक निर्दलीय प्रत्याशी ने कमाल कर दिया। शंकर सिंह कैसे जीत गए और कैसे बीमा भारती और जो कलाधर मंडल है वो चुनाव हार गए, इसी को डिकोड करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इस सीट पर सबकी नजरें थी। यहां तक कहा जा रहा था कि बिहार विधानसभा चुनाव के पहले का क्वार्टर फाइनल है, इसके बाद 4 सीटों पर और उपचुनाव होने हैं जिसको सेमीफाइनल बताया जा रहा है। और उसके बाद जब बिहार में विधानसभा के चुनाव साल 2025 में होंगे तब तय होगा कि कौन किस पर जो है वो भारी है। हमारे साथ में प्रदर्शन जी मौजूद है जो कि सुबह से लगातार हर एक चरण के वीडियो जो है आप तक पहुंचा रहे थे कि कौन कैसे बढ़त ले रहा था, किन किन इलाकों में कैसे कैसे जीत हुई है। रुपौली की बात करें तो यहाँ से बीमा भारती लगातार जीतती रही हैं, कभी निर्दलीय और बाद के वक्त में वो जदयू की उम्मीदवार के तौर पर जो है लगातार जीतने वाली महिला नेत्री के तौर पर उस इलाके में पहचान रखती हैं। जदयू छोड़ करके आई और उसके बाद आरजेडी के टिकट से पूर्णिया लोकसभा का चुनाव लड़ा। वहां पर उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि कहा जाने लगा कि उनके लिए जिस तरीके की फील्डिंग तेजस्वी यादव ने सेट की वो बाउंस बैक कर गया उनको और उनकी जमानत भी लगभग जब्त हो गई पूर्णिया के अंदर में। अब जब उपचुनाव हुए और फिर से विधायक बनने के लिए जब वो मैदान में उतरी तो उसी इलाके में जहां से वो लगातार जीत रही थी वो चुनाव हार गई। वजह क्या है? शंकर सिंह ने ऐसा क्या कमाल कर दिया जब ना उनके पास कोई बड़ा नेता था, ना कोई बड़ा कोई सपोर्ट था किसी पॉलिटिकल पार्टी का, फिर भी शंकर सिंह उस सीट पर जीतने में कैसे कामयाब हुए? पहले तो ये बता दें कि शंकर सिंह कोई उस इलाके के लिए नए शख्स नहीं है, पूर्व विधायक रह चुके हैं। लेकिन यहाँ अगर हम हार की चर्चा करें कि एनडीए प्रत्याशी क्यों हारे या फिर राजद के प्रत्याशी क्यों वहाँ हारे, तो आप ये कह सकते हैं रोहित जी कि ये जो वहाँ पे हार हुई है ना, ये इन राजनीतिक दलों की रणनीति की हार है, इन राजनीतिक दलों की जिद की हार है। ये तमाम जो राजनेता हैं जो अपने स्वार्थ के लिए किसी के साथ भी कभी भी कोई समझौता कर लेते हैं तो उसे जनता ने बड़े करारे तरीके से नकारा है। और साथ ही साथ जो अलग अलग किस्म से प्रत्याशियों को खड़ा करके किसी को भी किसी के नाम पे उतार करके और चुनाव जिताने का शिगुफा घसा जाता है, उसकी यहाँ पे हार हुई है। जैसे आप देखिए इस बार जो चुनाव हुए तो आपको हम जरा सा पहले लोकसभा चुनाव की ओर लेके चलेंगे कि जब लोकसभा के चुनाव हुए थे तो पूर्णिया सीट की चर्चा न केवल बिहार में बल्कि पूरे देश में थी, क्योंकि पूर्णिया सीट से तब पप्पू यादव निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे चुनाव मैदान में उतरे थे और बीमा भारती ने वहां पे राजद प्रत्याशी के तौर पे अपनी दावेदारी पेश की थी। वो भी याद होगा कि काफी नाटकीय घटनाक्रम हुआ था उस दौर में। अचानक से पप्पू यादव को वहां पे टिकट देने से इनकार कर दिया गया, कांग्रेस की ओर से भी या फिर राजद की ओर से भी। उसके पहले लालू यादव से ही आशीर्वाद लिया था पप्पू यादव ने, अपनी पार्टी का विलय किया था कांग्रेस में। बीमा भारती ने अचानक से जदयू छोड़ा, इस्तीफा दिया और फिर राजद में गई, टिकट लेके चले आई। लेकिन स्थिति हुई कि वहां पे बीमा भारती करारी हार हुई, तीसरे नंबर पे रही। लेकिन उस चुनाव में पप्पू यादव की भी हार हुई थी और वह हार रुपौली में हुई थी। रुपौली विधानसभा क्षेत्र में जो पूर्णिया के लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहां अगर आप देखेंगे तो रुपौली विधानसभा क्षेत्र में पप्पू यादव जदयू प्रत्याशी से करीब 25,000 वोटों से पिछड़ गए थे। तो यह साफ संकेत था कि रुपौली की जनता को वहां पे पप्पू यादव को नकार दिया था। बीमा भारती पहले ही तीसरे नंबर पे वहां चली गई थी और उनकी तीसरे नंबर पे वो नहीं गई थी, बल्कि बीमा भारती के लिए तो ये कहिए कि अस्तित्व बचाने की चुनौती थी। तो बीमा भारती और पप्पू यादव दोनों को जब नकारा गया था तो वहां लीड लिए थे एनडीए के प्रत्याशी जदयू के कैंडिडेट संतोष कुशवाहा करीब 97,000 वोट लेकर के आए थे। लेकिन नायक जो उसके पीछे थे 97,000 वोट लाने वाले, तो वह दिलवाने में अहम भूमिका जिस शख्स की रही उसका नाम था शंकर सिंह। शंकर सिंह ने इस बातों को बार बार दोहराया था कि मैं कोई नया नहीं हूं इस इलाके के लिए, लगातार प्रयास किया हूं और मेरे ही बदौलत संतोष कुशवाहा यहाँ 25,000 वोटों का लीड लेकर के आगे गए थे। और आपको याद होगा कि पप्पू यादव केवल रुपौली और धमदाहा यही 2 विधानसभा क्षेत्र से जहाँ पीछे थे। तो रुपौली में शंकर सिंह ही वह शख्स थे जिन्होंने जदयू के लिए बेहतरीन फील्डिंग की या कहिए कि एनडीए के लिए फील्डिंग की। और उन्हें यह उम्मीद थी कि इस बार जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो इस उपचुनाव में उन्हें एनडीए की ओर से प्रत्याशी बनाया जा सकता है। लेकिन जिस शख्स ने पिछले कई वर्षों से लगातार वहां एनडीए को सशक्त करने के लिए मेहनत की, उस शख्स को अंतिम मौके पर टिकट न दे करके
जदयू ने अपने एक ऐसे कार्यकर्ता को टिकट दिया जिस कार्यकर्ता का न तो कोई संगठन पे कोई मजबूत पकड़ हो, जिस उम्मीदवार के को लेकर के न ऐसे एक चेहरा रहा जिसकी सर्वव्यापकता से आप कह सकते हैं कि पकड़ रही। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार ने एक बड़ा निर्णय लिया और कलाधर मंडल को वहां पे टिकट दे दिया। नतीजा रहा कि शंकर सिंह ने जो बातें कही थी कि जमीनी स्तर पर वो सशक्त हैं, उसे दिखाने की उन्होंने कोशिश की और वह सच साबित हुआ कि शंकर सिंह ही उस इलाके में एनडीए के लिए लगातार फील्डिंग करते रहे और उन्हीं के बदौलत एनडीए वहां पर लीड हासिल कर। जैसे आप याद कीजिए 2005 के फरवरी के महीने में विधानसभा के चुनाव हुए थे और शंकर सिंह ने वहां तब लोजपा प्रत्याशी के तौर पे जीत हासिल की थी। तब से अब तक लगातार शंकर सिंह उस इलाके में अपने आप को मजबूत बनाए हुए हैं। उनकी पत्नी सुनीता सिंह भी जिला परिषद की सदस्य हैं। तो ये तमाम चीजें दिखाती हैं कि शंकर सिंह कैसे वहां मजबूत रहे हैं और उसका नतीजा आपको चुनाव परिणाम में दिखा है। लेकिन क्योंकि वहाँ पर तो पप्पू यादव की प्रतिष्ठा दांव पर थी ना, क्योंकि पप्पू यादव अभी तुरंत पूर्णिया में लोकसभा का चुनाव जीत करके आए हैं और जो खबरें थी कि पप्पू यादव किसी भी कीमत पर नहीं चाहते थे कि शंकर सिंह वहाँ कम से कम जीते, क्योंकि शंकर सिंह ने उनको वहाँ हराया था, वो पप्पू यादव को कमजोर करें। तो क्या पप्पू यादव का भी मैजिक नहीं चला वहाँ पे? क्योंकि अंतिम में उन्होंने बीमा भारती समर्थन का ऐलान किया और बीमा भारती की जो स्थिति है वो 3 नंबर पर चली गई वहाँ पे। यही तो बात है ना कि पप्पू यादव जो खुद लोकसभा चुनाव में अपनी बढ़त नहीं बना पाए थे रुपौली में, आखिर वो दूसरे के को बढ़त दिला देंगे, जीत दिला देंगे या फिर शंकर सिंह को हरा देंगे, यह तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी कि जो अपनी जीत सुनिश्चित नहीं कर पाए रुपौली में, वह कैसे शंकर सिंह को हराएंगे। तो पप्पू यादव की नहीं, यहाँ एक और बात हम जोड़ना चाहेंगे कि पप्पू यादव के साथ ही साथ ये उस इलाके से ही आने वाली नीतीश कैबिनेट में शामिल लेसी सिंह की भी बड़ी हार है। लेसी सिंह राजपूत जाति से आते हैं, शंकर सिंह भी राजपूत जाति से आते हैं और कहा जाता है कि लेसी सिंह कभी यह नहीं चाहती थी कि शंकर सिंह उस इलाके में चुनाव जीते, क्योंकि जिस एक ही जाति से आने के कारण दोनों में यह संभव है कि जो कह सकते हैं आपकी वर्चस्व की जो लड़ाई होती है वो लड़ाई बड़ा नेता कौन होगा। तो उस बड़े नेता के कद के तौर पे शंकर सिंह ने यह साबित किया है कि कम से कम रुपौली के बड़े नेता के तौर पे तो शंकर सिंह है। और आप याद करें कि न केवल पप्पू यादव ने बीमा भारती का समर्थन किया, बल्कि खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने कैंडिडेट के लिए चुनाव प्रचार करने गए, तेजस्वी यादव अपने कैंडिडेट बीमा भारती के लिए चुनाव प्रचार गए, एनडीए के तमाम बड़े नेता वहां पे पहुंचे थे। इतना ही नहीं, लेसी सिंह सहित आधा दर्जन से ज्यादा मंत्री तो लगातार वहां कैंप किए हुए थे। बावजूद उसके एनडीए प्रत्याशी की वहां पे करारी हार हुई है और यह दिखाता है कि चाहे पप्पू यादव हो या फिर एनडीए का जो पक्ष हो, दोनों पक्षों को ने शंकर सिंह को आंकने में कमजोरी पाई और नतीजा रहा कि वहां तमाम जो जातीय समीकरण थे या थे उस सबको साधने में वो लोग विफल साबित हुए। अब बिहार में 4 सीटों पर और चुनाव होने हैं, जो कि सांसद बनी हुई जैसे खाली हुई सीटें हैं, वहाँ पर शायद सितंबर या अक्टूबर के आसपास में चुनाव हो सकते हैं। तो क्या ये एक तरीके से जिस तरीके के नतीजे इस रुपौली में आए हैं, क्या इसके बाद अब लगता है कि स्ट्रेटजी बदलने की ज़रूरत है, चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन, नहीं तो आने वाला वक्त और बुरा हो सकता है और इस तरीके से कोई निर्दलीय प्रत्याशी जीत सकता है चुनाव? बिल्कुल, जैसे हम एक बार और रुपौली के हिसाब से आगे चल रहे हैं तो रुपौली में देखिए किया क्या गया। बीमा भारती गंगोता समाज से आती थी, लगातार 5 बार से वहां से विधायक रही हैं, उनको वहां पे राजद ने उम्मीदवार बनाया और तय किया कि ये इनके साथ में गंगोता जाति के वोट तो रहेंगे ही रहे, जो कि सबसे बड़ा वोट बैंक है उस इलाके का, और इसके साथ ही साथ मुसलमान मतदाता, यादव मतदाताओं पर उम्मीद थी कि ये मतदाता भी हमारे साथ आएंगे। लेकिन इसके विपरीत उसे काटने के लिए एनडीए की ओर से भी जिस शख्स को वहां कैंडिडेट बनाया गया वह शख्स भी उसी जाति से आते हैं। यह उम्मीद लगाई गई थी कि शायद दोनों के दोनों जब एक ही जाति से रहेंगे तो हमें जो गंगोता का वहां वोट बटेगा, उस वोट के बटने के अतिरिक्त राजपूत बिरादरी का बड़ा वोट बैंक जो है या फिर सवर्णों का जो बड़ा वोट बैंक है वह मिलेगा एनडीए प्रत्याशी को। दूसरी ओर गंगोता को टिकट दे करके राजद ने यह उम्मीद पाल रखी थी कि इसके अतिरिक्त यादव और मुसलमानों का वोट हमारी ओर आएगा। यानी कि सबने एक वर्ग विशेष के जो मतदाता हैं उन्हें आप कह सकते हैं कि बंधुआ मजदूर की तरफ मान लिया था कि ये जाएंगे कहाँ, इनकी तो मजबूरी है कि हमारे साथ ही आएंगे। और रणनीति ऐसी फेल हुई कि न तो इनके साथ में कोई जो गंगोता वाला वोट था इन दोनों में क्या बटा, इसके अतिरिक्त बड़ा वोट बैंक चला गया शंकर सिंह के साथ ही, और जिन्हें बांटने की इन्होंने कोशिश की थी कि एनडीए की ओर फला जाति का वोट जा सकता है, महागठबंधन और राजद की ओर फला जाति वर्ग का वोट जा सकता है, वह भी नहीं गया। और नतीजा हुआ कि शंकर सिंह वहां पे लीड हासिल कर लिए हैं। तो
आप जाति के आधार पर जीत हार तय करने के लिए अपनी रणनीतियां बनाते हैं तो और एक वर्ग विशेष को अपना वोट बैंक मान लेते हैं, न कि उनके लिए जो मताधिकार का उनका अपना प्रयोग है उसकी स्वतंत्रता देने की कोशिश करते हैं, तो ये तो गलत रणनीति है ना। अब संभव है जो बात आप कह रहे थे कि जो आगे आने वाले चुनाव हैं और जिस जिस इलाके में चुनाव है उन इलाकों में भी ऐसी ही स्थिति है कि जो समीकरण वहां बैठते हैं वो जातियों के हिसाब से समीकरण बैठते हैं। अब यहाँ पे इन तमाम दलों को यह सोचना होगा कि क्या अमुक वर्ग का मतदाता आपका वोट बैंक है, आपका वोट बैंक के रूप में बंधुआ मजदूर है, यह कैसे दूर करिएगा। नहीं करेंगे तो ये एक संदेश भी है कि पूर्णिया की जनता ने पहले संदेश दिया कि न तो हमें एनडीए पसंद है, न तो हमें राजद पसंद है, न तो नीतीश कुमार हमें पसंद है, न तो तेजस्वी यादव पसंद है। रुपौली में भी वही दोहराया गया है और कहीं ये संदेश व्यापक स्तर पर पूरे बिहार में अगर जाता है तो यह एनडीए और साथ ही साथ महागठबंधन दोनों के लिए कम से कम चिंता की एक बड़ी लकीर तो खींच ही दिया है कि वो यहाँ के लोग विकल्प तलाश रहे हैं। विकल्प के रूप में अगर उन्हें कोई विकल्प मिलेगा तो उसे अपनाने के लिए बिहार की जनता खुले बाहों से उनका स्वागत करेगी और संभव है अगले आने वाले जो विधानसभा के उपचुनाव फिर से होंगे उसमें भी यह स्थिति दिखे। एक अंतिम सवाल है कि इस पूरे प्रकरण में ये जो पूरा चुनाव हुआ, चाहे लोकसभा के विधानसभा की जो उपचुनाव है, वहाँ पे बीमा भारती केंद्र में नहीं, तो क्या बीमा भारती का पॉलिटिकल करियर आप देख रहे हैं कि अब यहाँ पे खत्म हो गया, ऐसा हो उन्होंने गलती कर दी महागठबंधन के साथ जाकर के, जदयू छोड़ करके, क्या ऐसी गलती हुई उनसे? बिल्कुल गलती हुई। अगर आप याद करें तो जब 12 फरवरी को बिहार में विधानसभा में बहुमत साबित कर रहे थे नीतीश कुमार, तो उस दौरान काफी नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिले थे। कई विधायक जो इनके पक्ष के थे वो गायब होते गए थे। उसमें एक नाम बीमा भारती का भी था। स्थिति हुई कि बीमा भारती अपने बेटे, पति और बेटियों के साथ पूर्णिया से चली थी और जैसे ही वह बेगूसराय पार करके पटना जिले में प्रवेश करती हैं, उन्हें पटना जिले की पुलिस उनके पति को और बेटे को हाथीदह थाना में बिठा लेती है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया, उन्हें हिरासत में लिया जाता है। बाद में अवैध हथियार मिलते हैं तो उसके कारण उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और वहां से बीमा भारती नीतीश कुमार को सबक सिखाने की बात करती हैं। शायद यह कह सकते हैं कि वह जो सोच रही थी कि हम राजद के खेमे में जाकर के कुछ बड़ा पालेंगे, वह सफल नहीं हुआ और नीतीश कुमार की सरकार रह गई। बाद में उन्होंने जदयू ही छोड़ा, विधायक पद से इस्तीफा दिया, चुनाव लड़ी। तो नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है कि नीतीश कुमार किसी चीज को बड़े लंबे समय तक याद रखते हैं। और यहाँ पे आप यह भी कह सकते हैं कि नीतीश ने अपने कैंडिडेट की जीत हार जो हो, लेकिन बीमा जरूर हारे, यह जरूर उन्होंने तय किया, बदला पूरा किया। अब बदले के बाद क्या आप देखिए, इन दिनों अवधेश मंडल जो उनके पति हैं, बीमा भारती की पहचान क्या है? बीमा भारती एक ऐसे व्यक्ति की पत्नी है जिसके ऊपर आईपीसी, सीआरपीसी जो कि अब नए कानूनों के तहत बदल चुका है, उसमें जितने जघन्य अपराध के धाराएं हैं सबके तहत मामले दर्ज हैं। दर्जनों बार जेल जा चुके हैं। उनका एक कदम जेल में, दूसरा कदम पूर्णिया में रहा है, रुपौली में रहा है। वह अवधेश मंडल, उनका बेटा भी इस बार वहां पे जो पूर्णिया में हत्याकांड हुई है उसमें उनका नाम आया है। तो ये पूरा का पूरा जो परिवार है वह जिस आपराधिक जो कह सकते हैं कि उनके आसपास का जो रूपरंग रहा है उसी से पहचाने जाते हैं। अब अगर सरकार की ओर से, पुलिस की ओर से यह शिकंजा कसा जाता है कि उनके पति बेटे की गिरफ्तारी होती है, जो हाल फिलहाल ही एक और यादुका हत्याकांड हुआ है वहां पे पूर्णिया में, तो इससे और ज्यादा मुसीबतें बढ़ेंगी। साथ ही साथ जब उनके पति और बेटे की पहचान ही नहीं रहेगी तो बीमा भारती को अपने बलबूते क्या कर सकती हैं? आगे आने वाले जो 10-12 महीने हैं, जो अगले विधानसभा चुनाव के पहले, घोषणा के पहले के समय है, यह पूर्णिया के लिए, बीमा भारती के लिए बेहद अहम होने जा रहे हैं। और नीतीश कुमार यह कभी नहीं चाहेंगे कि अगर इसी तरीके से जो इनका रवैया रहेगा तो उसमें फिर दोबारा इनकी घर वापसी तो मुझे लगता है मुश्किल है। और घर वापसी मुश्किल है तो अवधेश मंडल का एक तरह से कह सकते हैं कि सितारा वहां पे अब बुलंद होना नहीं बल्कि डाउन चला गया है। और गर्दिश में गए हुए सितारे में बीमा भारती के लिए भी अब इतिहास के पन्नों में उनका नाम लिखा सकता है। तो देखिए यही पूरी कहानी है। शंकर सिंह कैसे जीते, हमने ये बताने की कोशिश की कहाँ पे गलती हुई तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार से, ये बताया आपको इस वीडियो में। और इसका असर क्या होने जा रहा है बिहार में आने वाले वक्त में जो उपचुनाव होने वाले हैं या जब विधानसभा चुनाव होंगे, इस पर ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसको लेकर के तमाम पार्टियों को सोचने की ज़रूरत है। अपने अपने हिसाब से दावे किए जा रहे थे जीत के। तेजस्वी यादव कह रहे थे कि इससे ना सरकार बनने वाली है ना गिरने वाली है, लेकिन इस तरीके से हार जाए उनके प्रत्याशी, ये तेजस्वी यादव ने भी नहीं सोचा होगा। शंकर सिंह कमाल कर देंगे, किसी को नहीं पता था। और कलाधर मंडल जदयू जैसी बड़ी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के बाद भी नंबर 2 पर आ जाते हैं। ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि लगातार लोगों के, ये सवाल ऐसे हैं जो कि लोगों के जहन में हैं और लोग इन सवालों को पूछ रहे हैं। तो हमने आपको इस वीडियो में उन्हीं चीज़ों को डिकोड करने की कोशिश की है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए न्यूज़4नेशन। नमस्कार।